वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमॉलिक्यूल्स को देखेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या हैं और ये फॉर्म कैसे होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बेसिकली लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम पॉलीमर्स भी कह देते हैं। और इनको बनाने वाले यूनिट्स जो हैं वो स्मॉलर यूनिट्स हैं, जिनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं। तो जब मोनोमर्स से मिलके पॉलीमर्स बने तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो मॉलिक्यूल से बात चली गई मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ। तो इनिशियली जो बात है वो मैक्रो मॉलिक्यूल की है और माइक्रो मॉलिक्यूल की है, और जब बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर पॉलीमर्स कहलाते हैं। अगर रिपीटिंग यूनिट्स हों, when many repeating units are involved, then the product formed is called a polymer. It's a macromolecule but it's also a polymer. अब अगर हमने मैक्रोमॉलिक्यूल की सिंपली कोई एग्जांपल देखनी है तो अब ये हम एक कैल्शियम आयन है, इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड से इंटरेक्ट करवाएं, हमारे पास कैल्शियम का एक सिलिकेट बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे दो माइक्रोमॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व किया और उनको यूज़ करते हुए आपने मैक्रोमॉलिक्यूल तक बात ले गए। अब यहाँ तक मैक्रो मॉलिक्यूल तो आप इसको कह लेंगे क्योंकि माइक्रो मॉलिक्यूल स्मॉलर यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। तो माइक्रो का मतलब यही नहीं है कि वो आँख से नज़र नहीं आते, स्मॉलर यूनिट्स की बात करेंगे और ये स्मॉलर यूनिट्स मिलके लार्जर यूनिट फॉर्म करेंगे। ये अब मैक्रो मॉलिक्यूल है बट दिस इज़ नॉट अ पॉलीमर। फॉर कैल्शियम सिलिकेट टू बी कॉल्ड अ पॉलीमर इट हैज़ टू बी रिपीटिंग यूनिट्स, यानी कि लंबी चेन फॉर्म करें, कैल्शियम सिलिकेट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स फॉर्म करें और इस तरह से एक लंबी चेन कंटिन्यूटी में फॉर्म हो जाए, तो फिर आप कहेंगे कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल होने के साथ साथ एक पॉलीमर भी है। तो क्योंकि कैल्शियम सिलिकेट में अपने अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि इस तरह से ये लिंकेज लीनियर लिंकेज फॉर्म कर सकें, तो इसलिए इसको पॉलीमर हम नहीं कहेंगे। अब ये यहाँ पे 2 एमाइनो एसिड्स के यूनिट्स हैं। एमाइनो एसिड इज़ अ बायोमॉलिक्यूल, इट्स अ मोनोमर, क्योंकि ये बहुत सारे एमाइनो एसिड्स लिंक होकर प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। सो एमाइनो एसिड से बात जाती है प्रोटीन्स की तरफ, और प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है यानी मैक्रो मॉलिक्यूल है। रिपीटिंग यूनिट्स किसके होंगे? एमाइनो एसिड्स के। म्यूचुअली लूज़ क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से जब एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, तो उसके नतीजे में एक लीनियर लिंकेज फॉर्म होगी, लंबी चेन फॉर्म होगी टू एनी नंबर n। तो अब आप इस मॉलिक्यूल को जो रिजल्टेंटली बना, कुछ ना कुछ तो होगा, आइदर वाटर का मॉलिक्यूल लूज़ होगा या कोई ना कोई और तरीका होगा, जैसे चेन इनिशिएशन है यानी फ्री रेडिकल्स की इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो हो चाहे कंडेंसेशन हो। बहरहाल जब ये जुड़ गए किसी बॉन्ड के साथ, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे एमाइनो एसिड्स के केस में, तो जो बनी है रिजल्टेंट चीज़ वो हमारी प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है ये अब पॉलीमर है। तो ये हमारा बायोमॉलिक्यूल भी है, ये पॉलीमर भी है। तो इस तरह से पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं। दे हैव टू बी रिपीटिंग यूनिट्स, सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स, देन द मैक्रोमॉलिक्यूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलीमर, जस्ट लाइक इस केस में हमने प्रोटीन की एग्जांपल से समझा। मैक्रोमॉलिक्यूल्स को अगर हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डालना हो तो एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक है। जो ऑर्गेनिक हैं इनमें बायोमॉलिक्यूल्स हैं या बायोपॉलीमर्स हैं,
और दूसरे जो हैं वो सिंथेटिक हैं, बायो नेचुरली हैं और सिंथेटिक मैन मेड हैं। और इनऑर्गेनिक में जो हैं ये हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो कि क्रिस्टल लैटिस की सूरत में अरेंज्ड होते हैं, रिपीटिंग अरेज, जैसे डायमंड है और ग्रेफाइट वगैरह हैं। तो जिनके भी रिपीटिंग यूनिट्स हों, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करने की सलाहियत हो जिनमें, और एक ऑर्डर हो, एक सिमेट्री हो और लेयरिंग हो और रिपीटिंग यूनिट्स हों सर्टेन इन्वॉल्व, तो फिर आप उनको कहेंगे कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि रिपीटिंग यूनिट्स का होना ज़रूरी है। और कार्बन और ग्रेफाइट दोनों में कार्बन के रिपीटिंग यूनिट्स हैं हेक्सागन में, इस तरह से। तो ये कार्बन भी है, डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी है। इसी तरह से रिपीटिंग यूनिट्स हैं इनके, और ये लॉन्गर चेन्स फॉर्म करते हैं 6-6 के पैटर्न्स में, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो हैं ये डायमंड या ग्रेफाइट है। डायमंड थोड़ा सा क्रिस्टलाइन होता है, ग्रेफाइट थोड़ा एमॉर्फस होता है, बाकी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अरे का फ़र्क है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का फ़र्क है बेसिकली। तो ये इनऑर्गेनिक में आएंगे, हैं रिपीटिंग यूनिट्स ही, और वो हेक्सागन्स हैं जो एक दूसरे के साथ जो हैं वो म्यूचुअली बॉन्ड फॉर्म करके जुड़ी हुई हैं। तो ये बेसिकली शीट्स हैं और आगे पीछे हैं और ऊपर नीचे हैं, 3D में हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाया। ये इनऑर्गेनिक में है। ऑर्गेनिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे बायोपॉलीमर्स हैं, इसमें हमारे प्रोटीन्स आते हैं और इसमें हमारे लिपिड्स आते हैं, इसमें हमारे जो हैं फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स, DNA एंड RNA। और सिंथेटिक में हमारे रबर है, प्लास्टिक वगैरह है, नायलॉन है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पॉलीमर्स फॉर्म कैसे होते हैं, हाउ आर पॉलीमर्स फॉर्म्ड। तो इनको फॉर्म करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक तो बाय नेचर हैं वो भी, और अगर हमने ख़ुद सिंथेसाइज करने हो तब भी यही 2 मेथड्स यूज़ होंगे। और जो पहला मेथड है इसमें वो फ्री रेडिकल इनिशिएशन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म इसको कहेंगे। और इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हमने समझनी हो तो हमारे पास जो है वो इथीन का मॉलिक्यूल हम लेंगे। ये इथीन है। बेसिकली उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड लाइक करैक्टर होना ज़रूरी है। और फिर जो है अनसैचुरेशन से सैचुरेशन करने के नतीजे में हम फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे, और वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो फिर चेन को प्रोपेगेट करेंगे और एक लंबी चेन फॉर्म हो जाएगी हमारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो इसलिए मैंने ये इथीन का मॉलिक्यूल लिखा है। इससे जो पॉलीमर बनता है बेसिकली वो पॉलीइथाइलीन है, प्लास्टिक बैग्स जिसके बनते हैं ये वाला 20 नंबर N। तो यहाँ पे बेसिकली हमने पाई बॉन्ड को ख़त्म करना है। पाई बॉन्ड को ख़त्म करने के साथ ही ये वाला कार्बन भी फ्री रेडिकल के साथ, और ये वाला कार्बन भी फ्री रेडिकल के साथ, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड का वो शेयर हो जाएगा 1-1 दोनों में। और अब ये दोनों तरफ यहाँ वैकेंसी मौजूद है बॉन्ड फॉर्म करने की। इसी तरह से आगे एक इथीन का मॉलिक्यूल आएगा इस तरह से, CH2 और CH। तो यहाँ पे अब अब ये बॉन्ड फॉर्म होने के साथ ही जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और ये कार्बन जो है पहले फ्री रेडिकल बनेगा और फिर ये बॉन्ड फॉर्म होगा, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इधर चला जाएगा। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल जो है ये सिस्टमेटिकली चलते चले जाएंगे। ये वाला तो यूज़ हो गया इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, और यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया,
और ये आगे क्योंकि पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक तो इसने ले लिया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, रेडिकल इनिशिएट और प्रोपेगेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला जाएगा। अब ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ सैचुरेशन ख़त्म हो जाएगी और फिर ये चेन कैरी ऑन करती चली जाएगी। तो एक दफ़ा आपने फ्री रेडिकल इंड्यूस कर दिया सिस्टम में, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट चेन प्रोपेगेट करती चली जाएगी, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते चले जाएंगे। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जन्म देगा इथीन के मॉलिक्यूल में, और आप टू एनी नंबर n इसको लेके जा सकते हैं और वहाँ तक बात लेके जा सकते हैं जहाँ हमारी ज़रूरत के मुताबिक कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाए। तो इस केस में हम पॉली इथाइलिन तक चले जाते हैं, यानी प्लास्टिक तक। Plastic is a polymer of ethene and many ethene units are connected in linear linkage in a straight chain, so this is called polyethylene। तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, एक चेन इनिशिएशन का भी, चेन प्रोपगेशन का, और फिर एंड में टर्मिनेट भी होगी किसी पॉइंट पे। आपने उन रेडिकल्स को आपस में ख़त्म भी करवाना है, और कंट्रोल एनवायरनमेंट में होगा तो आप इसको कर लेंगे, इस सेंस में कि जो रेडिकल इनिशिएशन है, प्रोपगेशन है, उसको स्टॉप कर दें। वो स्टॉप करने का तरीका ये है कि किसी एंड पे आप रिएक्शन को ख़त्म कर दें और आगे उसको ना जाने दें नेक्स्ट मॉलिक्यूल तक। तो बहरहाल ये टर्मिनेशन का पॉइंट वो है जहाँ पे 2 फ्री रेडिकल्स मिल जाते हैं और एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। 3 स्टेप्स हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन के। इथीन के मॉलिक्यूल्स इसको समझना आसान है, अनसैचुरेशन होना ज़रूरी है, बात अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ जाएगी और फिर फ्री रेडिकल जनरेट होंगे पाई बॉन्ड्स के, जैसे कि अभी हमने देखे। और इस तरह से ये पहला मेथड है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म ऑफ फॉर्मिंग पॉलीमर्स। दूसरा जो मेथड है पॉलीमर्स फॉर्म करने का वो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जो ऐसे कि अभी हमने अमीनो एसिड में देखा, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होगा, इसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो फिर 2 मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स वाली कंडीशन आएगी, तो फिर कंडेंसेशन की तरफ बात चली जाएगी। हमने अमीनो एसिड से इसको समझा है, और अगर हमने इसको किसी और एग्जांपल से समझना है तो फिर हम उस बेकलाइट की बात करेंगे। बेकलाइट जो है ये पहला सिंथेटिक पॉलीमर है, और ये जो है ये फिनोल एल्डिहाइड से मिलकर बनता है। इसको फिनोल एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इन्वॉल्व होता है। इसमें म्यूचुअली वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होता है, और हमारे पास जो है वो एक फिनोल और ये वाला ग्रुप CH2 ये कनेक्ट होते हैं टू एनी नंबर n। यहाँ पे फिनोल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और ये टू एनी नंबर n कनेक्टेड हैं। ये वाला जो यूनिट है ये रिपीटिंग है, बेंजीन और फिनोल, बेंजीन हाइड्रोक्सी और ये मिथाइल ग्रुप जिसको बेंजाइल ग्रुप भी कहते हैं। तो ये है यहाँ पे बात। तो पहले केस में फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन है, और फिनोक्साइड आयन जो है उसके साथ फिर जो है हमारा HC जो फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें पाई बॉन्ड की ब्रेकेज है और ये भी एनाइन बन जाता है, और फिर ये बेंजीन रिंग के साथ जो है, बेंजीन रिंग की अनसैचुरेशन के साथ एक पाई बॉन्ड के साथ जो है ये इंटरेक्शन क्रिएट कर लेता है टेम्पररी सी। तो उसके बाद और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड फिनॉक्सी ग्रुप मौजूद है। तो इसके बाद ये फर्दर जो है हम इसको करवाते जाते हैं, हीट करवाते हैं, प्रेशराइज करवाते हैं, और उसके साथ हम वाटर का मॉलिक्यूल भी लॉस तक बात चली जाती है, और उसके नतीजे में फिर हमारे पास ये याद रखिएगा कि ये 1 यूनिट है, इसके साथ हमें इस तरह का एक और यूनिट भी चाहिए। तो फिर ये म्यूचुअली वाटर के मॉलिक्यूल के लॉस के साथ, ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड नहीं है। तो इस तरह से ये जो 2 यूनिट्स हैं सिमिलर,
ये म्यूचुअली जो है हमारे पास बेकलाइट फॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से ये सिस्टम बनता है। और फिर यहाँ पे आ गए ये, और दूसरी एग्ज़ाम्पल अगर हमने कंडेंसेशन की देखनी हो तो हम ईस्टर्स की बात कर लेते हैं। ये जो हमारे लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स भी जिनको कह देते हैं, ये भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये भी हमारे पॉलीमर्स हैं। यहाँ पे जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो ये है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के यूनिट्स हैं, हमारे अल्कोहल के यूनिट्स हैं CH3OH, मिथाइल अल्कोहल से ईस्टर बनाएंगे। और इस तरह से जब मैनी यूनिट्स ऑफ दीज टू थिंग्स आर इन्वॉल्व देन दिस इज़ अ पॉली ईस्टर। तो पॉली ईस्टर तक अगर बात चली जाए टू एनी नंबर n, इसी को लिख दें, तो फिर जो है आप इसको कहेंगे कि ये हमारा फैटी एसिड है, पॉली ईस्टर। पॉली ईस्टर मैन मेड भी है, पॉली ईस्टर नेचर में भी है। इसके बाद एक टर्म है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कितनी लंबी चेन है, कितने लंबे रिपीटिंग यूनिट्स हैं। अब पॉली इथाइलिन में ही ये मोनोमर यूनिट के हमारे मैनी यूनिट्स, हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। तो जितने भी यूनिट्स होंगे वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाएंगे। और मॉलिक्यूलर मास, अगर आपने पॉलीमर का काउंट करना है मॉलिक्यूलर मास, तो आपने उस रिपीटिंग यूनिट का मास देख लेना है कितना है, और उसके बाद वो चेन कितनी है। अगर 100 तक है लंबी चेन तो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसके मॉलिक्यूलर मास को, इस यूनिट के मॉलिक्यूलर मास से। कार्बन इज़ 12, हाइड्रोजन इज़ 1 × 2 प्लस कार्बन इज़ 12, हाइड्रोजन इज़ 1 × 2, so this becomes as 12 + 2 14, 14 and 24 26 28। तो 28 ग्राम्स कह लें इंटू 100 कर देंगे आप। सो 2800 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। मास है तो ग्राम्स में ही होगा। तो अगर ये 100 तक जुड़े हुए हैं, अगर 50 तक हैं तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिपीटिंग यूनिट के मॉलिक्यूलर मास को। 12 फॉर कार्बन, 1 फॉर हाइड्रोजन, 2 एटम्स 14 and 14 is 28। so this is how you can calculate the molecular mass। फिर ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक और एग्जांपल देखते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। ये हमारा 1,2-टेट्राफ्लोरोईथीन है। तो इससे भी पॉलीमर फॉर्म होता है जिसको टेफ्लॉन कहते हैं। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से जनरेट होता है। और ये चेन इस तरह से कार्बन और फ्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और आगे फिर ये चलती चली जाएगी। और ये रेडिकल जनरेट हो गया क्योंकि अनसैचुरेशन है, और अनसैचुरेशन सैचुरेशन में बदलेगी, फ्री रेडिकल्स नहीं जनरेट होंगे। ये है इसका रिपीटिंग यूनिट। और ये टू एनी नंबर n कनेक्ट हो तो फिर ये टेफ्लॉन कहलाता है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉलीमर। ये भी याद रखिएगा कि अगर हमने इनमें फ्री रेडिकल्स जनरेट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ख़ास किस्म के कंपाउंड्स जिनको हम पर ऑक्साइड्स कहते हैं वो भी हम यूज़ करेंगे। अब ये जो पर ऑक्साइड्स हैं इनमें जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाला ग्रुप है OOH, -1 होता है। और ये यहाँ से क्लीव हो जाता है बॉन्ड, और उसके नतीजे में ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स भी इंड्यूस कर सकते हैं, यानी अगर आपने चेन को पहली दफ़ा स्टार्ट करवाना है तो फिर आप इन रेडिकल्स को ऑक्सीजन के को यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये बेंजोइल पर ऑक्साइड है।
तो पार ऑक्साइड का यूनिट ज़रूर मौजूद होगा, चाहे किसी के साथ भी हो। ये है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो यहाँ से ये क्लीव होगी जब चेन यहाँ से, तो आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे, COO और ये फ्री रेडिकल प्लस ये वाला। तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये अब फ्री रेडिकल के साथ मौजूद हैं और ये चेन को इनिशिएट कर देंगे और फिर वो चेन खुद ही प्रोपेगेट होती रहेगी और फिर किसी पॉइंट पे आकर टर्मिनेट भी हो जाएगी। और टर्मिनेशन के लिए इन रेडिकल्स का वापस जो है वो ये कंपाउंड बनना है। याद रखिएगा कि पॉलीमर्स जो हैं इनमें ओरिएंटेशन मैटर करती है। ये सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स देते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये हमारा इथीन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें अगर डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व हो जाएं, मोर देन 1 साइड चेन्स, तो फिर आप देखेंगे कि अगर वो सेम साइड पे हैं तो इसको सिस कहते हैं, और अगर वो डिफरेंट साइड्स पे हों तो इसको ट्रांस कहते हैं, यानी ऑपोजिट साइड्स पे हों। तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे, सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है सिस और ट्रांस की। तो ये जो हमारे पॉलीमर्स हैं ये सिस एंड ट्रांस भी स्ट्रक्चर्स भी ओरिएंटेशन मैटर करती है इनकी, और वो ओरिएंटेशन जो है उसके नतीजे में फिर हमें हमारा डिज़ायर्ड पॉलीमर मिलता है। ओरिएंटेशन मैटर करती है और इसके अलावा रीजियो सेलेक्टिविटी भी मैटर करती है। ये रीजियो सेलेक्टिव भी हैं, यानी किस तरह से जुड़ना है और वो भी ये मैटर करता है। और ये जो पॉलीमर्स हैं यानी मोनोमर यूनिट्स हैं ये रीजियो सेलेक्टिव भी हैं कि कौन सा सेंटर किसके साथ अटैच होना है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ओरिएंटेशन और रीजियो सेलेक्टिविटी, ये भी हमारे डिज़ायर्ड पॉलीमर के फंक्शनैलिटी पे, उसकी डिस्क्रिप्शन पे, उसके फ़िज़िकल और केमिकल करैक्टरिस्टिक्स पर अफेक्ट करती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक C के साथ Z है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन ग्रुप या सब्सटीट्यूएंट। तो अब यहाँ पे इसकी 2 किस्म की पॉसिबल हैं। ये वाला तरीके से भी एक दूसरे से बाइंड कर सकते हैं, कार्बन और कार्बन, ये Z और ये यहाँ पे H, और एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको रीजियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। तो ये रीजियो सेलेक्टिविटी भी मैटर करती है। अब ये दोनों डिफरेंट पॉलीमर्स बनेंगे क्योंकि मोनोमर यूनिट सेम है, लेकिन अटैचमेंट का साइड जो आगे लिंकेज का तरीका है वो वेरी कर रहा है। फिर आप पॉलीमर्स में क्रॉस लिंकेजेस भी डेवलप कर सकते हैं, उनको कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। सो पॉलीमर्स कैन बी कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड एज वेल, ताकि उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएं, उनके फंक्शन ड्यूरेबिलिटी और रिजिडिटी बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी और रिजिडिटी सख्ती बढ़ाने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। रबर में कर सकते हैं, प्लास्टिक में कर सकते हैं, नायलॉन में कर सकते हैं। और क्रॉस लिंकेज का मतलब ये है कि कोई तीसरा फंक्शनल यूनिट जो है वो उनके बीच में ले आया जाए और चेन्स को बाइंड करा दिया जाए म्यूचुअली। अब ये मिसाल के तौर पर पॉली इथाइलिन के यूनिट्स हैं, इथाइलिन के यूनिट्स हैं मोनोमर, और ये कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, तो इन 2 यूनिट्स को आप म्यूचुअली किसी तीसरे सब्सटीट्यूएंट से, फंक्शनल ग्रुप से, किसी एलिमेंट से इंटरेक्ट करवा दें, तो इस तरह से फिर ये इसको क्रॉस लिंकेज कहेंगे। इसके नतीजे में इसकी फंक्शनैलिटी वेरी करेगी और हम अपनी मर्ज़ी के करैक्टरिस्टिक्स ला सकते हैं।